हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करके करनी चाहिए। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को लगभग ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए चले जानते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को। मैंने आपकी सुविधा के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उसको 5 यूनिट में बांट दिया है। जनरली आपको बुक्स में भी यूनिट में ही मिलेगा चैप्टर सब। तो जो पहला चैप्टर होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, उसमें इशू ऑफ शेयर्स होता है, फॉरफीचर एंड री इशू। ये सेम एज क्लास 12 की तरह होता है। इसके बाद जैसे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हैं, और थोड़े बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे जो पहला जो चैप्टर है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू, ये पूरी तरह क्लास 12th में जो आपने पढ़ा होगा शेयर्स के बारे में, फॉरफीचर एंड री इशू, उसी की तरह है। कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी सेम एज क्लास 12th की ही तरह है। बस यहाँ पर नाम के आगे प्रेफरेंस शेयर्स लगा देते हैं। जर्नल एंट्रीज वगैरह सब कुछ सेम ही है। कुछ भी इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसमें आपको मेहनत नहीं करना है। आप अगर क्लास 12th में अगर आप कॉमर्स से हैं तो, और अगर आप न्यूली अगर आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया है फिर तो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस चैप्टर को आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना। कंपनी जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स जारी करती है या इशू करती है तो एक ना एक निश्चित समय के बाद उनका पैसा वापस करती है। तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगी, इसके ऊपर ये चैप्टर है, और इसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये थोड़ा सा भारी चैप्टर माना जाता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि इस चैप्टर में उनको प्रॉब्लम आता है। तो इसमें आप सिलेक्टेड पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। ये 2-3 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही इसमें ज़्यादा भारी माना जाता है। एक सिंकिंग फंड मेथड करके टॉपिक होगा जो एग्जाम में लगभग आता है, तो वो थोड़ा सा भारी माना जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाते हैं तब। क्योंकि अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अच्छे से कवर नहीं किया और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी अच्छे से कवर नहीं किया तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि बीकॉम में लगभग क्वेश्चंस ऐसे ही करके सेट करते हैं। ये 3rd और 4th चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, इस तरीके से सेट करते हैं। इसके बाद जो 5वां टॉपिक मैंने अलग से डाला है यहाँ पे, जैसे कि बोनस शेयर्स क्या होता है, राइट शेयर्स क्या होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है। इसको आप सेल्फ स्टडी करके भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब अगर यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक तो है, बट ये आसान है। आपने क्लास 12th में जो आपके पास 3rd बुक होगा उसमें आपने फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कंपनी का बैलेंस शीट आपने याद किया होगा। तो यहाँ पर वही है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जो है वो 11th वाला फाइनल अकाउंट नहीं है। यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट हमें बनाना होता है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जिसको कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे 11th में। यहाँ पर कंपनी के लिए उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो वो बनाना होता है। तो इसका अगर आप फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ये यूनिट ही आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट के नीचे मैंने डैश करके लिखा हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस। ये इसी के नाम है। मतलब डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट किसी बुक में चैप्टर का नाम लिखा होता है, किसी बुक में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा होगा, या हो सकता है किसी बुक में नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस करके भी चैप्टर का नाम लिखा हो सकता है। ये तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर बस आपको ये दिखाना होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है तो उसको इस्तेमाल कैसे करके करती है, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाना होता है। मतलब नोट्स टू रिजर्व एंड सरप्लस ही यहाँ पर आपको बनाकर दिखाना होगा। जो 3rd चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। यहाँ पर रेशियो बेस्ड थोड़ा सा अकाउंटिंग होता है। ये भी पीएल अकाउंट के आधार पे ही बनता है। आप इस चैप्टर को जब देखेंगे तो आपको आसान लगेगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, मतलब 2-3 इस एग्ज़ाम स्किप करके आते हैं। इसके बाद अगर यूनिट नंबर 3 और 4 की बात करें, इसको मैंने एक ही जगह कर दिया। तो ये सबसे मज़ेदार टॉपिक भी है, अच्छा चैप्टर भी है इसमें, और पढ़ने वाला चैप्टर भी है। और अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है यहाँ पर वो है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। जब 2 कंपनियां मिलकर या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर एक साथ बिजनेस करती हैं तो उनको जनरली हम लोग अमलगमेशन बोलते हैं।
एकीकरण हिंदी में कहते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करके होगी ये आपको पढ़ना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी अब ख़राब हो गई है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके या रीइस्टेब्लिश कर सके। तो उससे रिलेटेड क्या सिचुएशंस हैं या उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होती है, इसकी भी वीडियोज़ मैंने पहले ही डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। इसके बाद है लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन होना, यानी किसी भी कंपनी का बंद होना। अगर कोई कंपनी बंद होती है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगी, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा ये चैप्टर नहीं है, मतलब अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो है, लिक्विडेशन नहीं है। और इसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो चैप्टर हो सकता है कि आपको बहुत भारी लगे, बच्चों को मैंने देखा बहुत भारी लगता है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करके ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि किसी को अगर होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनी के क्वेश्चंस आते हैं तो उसी को माना जाता है कि हाँ तुम्हें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है। तो इसमें एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है, मतलब दोनों कंपनियों को मिलाकर एक बैलेंस शीट बनाना है, तो ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप ज़रूर सीखिएगा। इसके बाद जो 5वां यूनिट है इसमें मिसलेनियस टॉपिक को मैंने डाल दिया है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, थ्योरेटिकल अगर याद कर लेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि अगर आपने पिछले 4 यूनिट्स को अगर अच्छे से कवर कर लिया है तो बीकॉम एग्ज़ाम में जनरली उन्हीं 4 यूनिट से क्वेश्चन सब आता है। और यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी हैं, जैसे कि डबल अकाउंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है। इंश्योरेंस कंपनी का और बैंकिंग कंपनी का जो अकाउंट होता है वो एक फॉर्मेट बेस्ड होता है, आपको फॉर्मेट याद करना है और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड टर्म्स को समझना होगा तो आप बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th में भी पढ़ा होगा, वही रहता है। रेशियो एनालिसिस आपने 12th में पढ़ा होगा, वही रहता है। कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस मतलब ये जो यूनिट नंबर 5 है ये बहुत सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में नहीं भी रहता है, बट मैंने यहाँ पे ओवरऑल जितने देख रखे हैं वो सभी मैंने डाल दिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही समझते हैं, फिर आगे हम लोग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।